सबने बना ली थी समरी शीट है। हाँ भाई, मसला आपका हल हो गया था वो सवाल का। आप कह रही थी समझ नहीं आ रहा, वो जो आपको टेस्ट वाला था। कोई और मसला मसाइल किसी का, किसी भी क्वेश्चन में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हमने वो लास्ट अटेम्प्ट, नहीं लास्ट में एक अटेम्प्ट में आया हुआ है वर्किंग कैपिटल 2022 का, वो कर लिया था। वो को बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। तो वो मैंने कहा था नोट्स में अब जितने सवाल रह गए हैं अगर कोई हैं तो, वैसे तो मैंने रहने कोई नहीं दिया, तो वो एग्जाम्पल आप कर लें। आज हमने शुरू करना है एक तो स्टैट्स का पोर्शन, और साथ फिर रोजाना को 15-20 मिनट हम पढ़ेंगे स्टैट्स। और मैनेजेरियल वैसे हमने प्रॉपर अब स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैनेजेरियल के नोट्स आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर है हार्ड फॉर्म में ले लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि उस पर लिखना है आपने कुछ बातें, ठीक है। अच्छा, हम अब शुरू पहले करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस प्रॉब्लम्स 8 से 10 नंबर से ज्यादा का स्टैट नहीं आएगा, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल आए। जी, आपके पास नोट्स हैं? दिखाना बेटा, एक मिनट जरा नोट्स ये देना मुझे। इसमें पता नहीं वो चैप्टर है स्टैट्स का कि नहीं। एक मिनट, अभी आप नोट्स ओपन ना करें, बस अब आप देखें इधर। हाँ जी, अच्छा ये जो स्टैट्स का चैप्टर है, ये सारा नॉलेज क्यूएम वाला ही है। लेकिन क्यूएम में आपने ज्यादा काम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन सीखी थी। यहाँ अगर तो एमसीक्यूज आ जाए तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने पे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो देन आप कैलकुलेटर पे सारा प्रोसीजर परफॉर्म करके सिर्फ आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसीजर के मार्क्स होते हैं। तो अगर तो एमसीक्यूज के लिए आ रहा है तो यू आर आजाद टू परफॉर्म कैलकुलेशंस वाया कैलकुलेटर एंड जस्ट पिक द रेलेवेंट या करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो फिर वहां प्रोसीजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर। तो बेटा इसमें जो पहला एरिया है, जो स्टैट्स का टॉपिक है, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और खाली कैलकुलेशन नहीं आनी, आपको आंसर का मतलब भी पता होना चाहिए। जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, जो पहले तो नहीं था लेकिन रिसेंटली ऐड किया आई के अपने न्यू बुक में, नए बुक के वर्जन में, मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं उसको। डिस्पर्जन, डिस्पर्शंस, अच्छा जी। मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन।
नेक्स्ट अगर हम चलें आगे, इसमें हमारे पास वैसे है क्या मेजर्स ऑफ वेरिएशन में? एक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको कैलकुलेटर पे भी आना चाहिए वैसे। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये नाम इसमें से कुछ आपने पहले सुने होंगे, लेकिन उनका मतलब नहीं पता होता बच्चों को कि ये क्या शो करता है। असल में क्यूएम में और इसमें फर्क सिर्फ ये है, क्यूएम सिखाती है कैलकुलेशन, हमारा सब्जेक्ट कहता है कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन क्या शो कर रही है। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द टूल। आपको मतलब भी पता हो भाई, मतलब कि ये क्या शो करता है, इसका क्या मकसद है। मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन में आपको पता होना चाहिए मीन, जिसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन, मीडियन। वैसे तो मीन की बहुत सी ज्यादा थी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोन, वो सारे नहीं है, सिर्फ एक अरिथमेटिक ही है, मीडियन और मोड। उसके अलावा आपको डेटा की टाइप्स पता हो, क्योंकि टाइप ऑफ डेटा के मुताबिक ये मेजर यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा पता होना चाहिए हमें। डेटा की चार टाइप्स हैं, यानी चार तरह का डेटा होता है। हर तरह के डेटे का मीन कैलकुलेट नहीं होता, करेंगे तो गलत है मतलब उसका। हर तरह के डेटे का मीडियन भी कैलकुलेट नहीं होता, और हर तरह के डेटे का मॉड भी कैलकुलेट नहीं होता। इज इट क्लियर, समझ आ रही है? तो डेटा की चार टाइप्स हैं। ये टाइप पढ़ाते ही इसीलिए ताकि टाइप के मुताबिक टूल इस्तेमाल किया जाए। तो पेपर में वो आपको स्टोरी देगा और नीचे पूछेगा एमसीक्यूज में कि ये जो ऊपर मैं डेटा देकर आया हूं, आपके ख्याल से इस डेटा के लिए सूटेबल मेजर ऑफ लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन बताओ क्या है, मीन है, मीडियन है, मॉड है, क्या है, या ऑल ऑफ अबव। तो वो फिर आपने बताना होगा। तो डेटा की चार टाइप्स हैं। पहली टाइप को कहते हैं, जो सबसे बेसिक लेवल की है, नॉमिनल डेटा। बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, शायद ये पढ़ा भी हो आपने स्टार्ट्स में। नॉमिनल डेटा। इसके बाद होता है ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डर से निकला है, ऑर्डिनल डेटा। इंटरवल डेटा, इंटरवल डेटा। और चौथा है रेशियो डेटा। डेटा की कितनी टाइप्स हैं? चार, और इसी तरतीब से याद करनी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। आई कैप में ये किताब में तरतीब कोई नहीं है, हालांकि ये तरतीब से होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो नंबर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव था मेजर ऑफ वेरिएशंस। पहला क्या है? नहीं, दोनों दे देने क्या है। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाए। इसके बाद आगे आपके पास है जी, एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
इन डिसीजन मेकिंग। स्टैट्स में भी डिसीजन मेकिंग होती है, या स्टैट्स की मदद से भी डिसीजन मेकिंग होती है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी को डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज किया जाता है, ये टॉपिक नंबर 3 है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4। हाँ जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक ही ये है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस ये भी डिसीजन मेकिंग है, उसी प्रोबेबिलिटी की बेस पे जो आप पीछे पढ़ाए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आखिरी टॉपिक है हमारा रिग्रेशन। जी, टॉपिक नंबर 5 या लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग काफी लेंथी है। और इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारी जो टॉपिक्स हैं, एक है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हाँ जी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। उसके बाद इसमें भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। रिग्रेशन के अंदर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ले जी, तो ये चैप्टर बहुत वो है। आर स्केर, जिसको कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, सुना है कभी लफ्ज आर स्केरिंग, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। काफी लेंथी चैप्टर है जी, बिल्कुल। और वो लेंथी इसलिए क्योंकि छोटी 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 बहुत सी चीजें हैं, तो ये आराम आराम से ही करना है। ये मैं एक दफा संडे को कराने की गलती कर चुका हूँ, होता नहीं होता, फिर ऐਵੇਂ ही लटक जाता है, जान को चिपक जाता है। तो इसीलिए आराम आराम से थोड़ा थोड़ा रोजाना करी जाएंगे तो हजम होता जाएगा, अदरवाइज नहीं तो चैप्टर ये बड़ा लेंथी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर तकरीबन कुछ 4 से 5 केसेस है। 4 से 5 केसेस है, उनमें से किसी एक केस पे आएगा, वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे बस अब। हाँ जी, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बस इस पे बात करनी है। बना लिया जी ये फ्लो चार्ट। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ जी, सुन लें।
पहले मुझे ये बताएं, अभी नोट्स वगैरह सब छोड़ दे जरा, पहले मुझे ये बताएं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, कोई बता सके? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है जी? हाँ जी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनका कोई मतलब निकल रहा हो, तो मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या कहा जाता है? यानी जो नंबर बोल रहे हैं। तो किसी भी डेटा को मीनिंगफुल बनाने के कुछ तरीके कार है कि उसका जो कैलकुलेशन करके कोई जवाब आए, तो उस जवाब से हम पूरे डेटे के मुतालिक कोई ना कोई राय कायम कर सके। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं अपनी इस क्लास में से तमाम लोगों के मैट्रिक और इंटर के मार्क्स पूछ लेता हूं। अब वो मुझे याद नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल तादाद 70, 80, 90, जितनी भी तादाद ज्यादा होती जाएगी, उतने मेरी मेमोरी जो है वो उसको इंफॉर्मेशन या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को मिस करती जाएगी। तो पूरी क्लास के नंबर याद रखना मेरे लिए पॉसिबल, तो मैं कोई ना कोई ऐसा टूल, कोई ना कोई ऐसा मैयर, कोई ना कोई ऐसी रेशो ढूंढूंगा जो पूरी क्लास के नंबरों की रिप्रेजेंटेशन करे। मुझे एक नंबर याद रखना पड़े और मैं पूरी क्लास के बारे में अपनी राय कायम कर सकूं। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं पूरी क्लास के मार्क्स पूछता हूं और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं, तो तकरीबन सारे बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करके उनकी कोई एवरेज उवरेज निकाल के तो जवाब आता है 75%। तो इसका मतलब है, मैं कहूंगा कि मेरी MFA की क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स इन द इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन वो मोर देन 70% है। अब मेरे लिए ये जो मोर देन 70% का लफ्ज है, इसको याद रखना आसान है एज कंपेयर टू मैं 70, 100, 80 बच्चों के नंबर याद, मैं 5-10 के तो याद रख सकता हूं, लेकिन 100, 70, 80 बच्चों के नंबर में मैट्रिक के या इंटर के याद नहीं रख सकता। समझ आ रही है कि बात समझ नहीं आ रही? इसका मतलब है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उनको मीनिंगफुल इसलिए बनाया जाता है ताकि वो मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड फिगर पूरे रॉ डेटे की नुमाइंदगी कर सके, और उस मीनिंगफुल फैक्ट एंड फिगर को मेमोराइज करना और आगे रेफर करना, किसी के सामने उसको दोबारा कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। ठीक है? तो उसी में पूरे डेटे की खूबियां बताने के लिए हमारे पास मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मैयर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन है। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मैयर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, ये पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी खूबियां डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब। तो मैयर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन में हमारे पास 3 मैयर्स हैं जो पूरे रॉ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, बल्कि उनकी खूबियां बताते हैं, और उन खूबियों को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मालिक। तो उसमें सबसे फेमस टूल जो है वो है मीन, जो कि आपकी आम एवरेज है। मीन क्या करता है? सारे डेटा सेट को सिंगल वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। एंटायर डेटा सेट को किसके जरिए रिप्रेजेंट करता है? यानी अगर आप पूरे डेटा सेट को सिंगल नुमाइंदा वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी क्या लेनी पड़ेगी? डेटा सेट की एवरेज। वो एवरेज उस पूरे डेटे की नुमाइंदगी करेगी। समझ आ रही है? तो मैं आपके हर बच्चे के मार्क्स याद नहीं कर सकता, तो याद रखने के लिए मैंने क्या किया, आपके मैंने मार्क्स की क्या ले ली?
अब वो एवरेज याद रखना, वो अब एवरेज आप सबकी नुमाइंदा है, हालांकि हर बच्चे के मार्क्स उस एवरेज के मुकाबले में थोड़े बहुत कम ज्यादा, लेकिन याद रखें 50% बच्चे उस एवरेज से ऊपर होंगे, 50% बच्चे उस एवरेज से नीचे होंगे। याद रखें मीन आपके डेटा सेट को दो हिस्सों में तोड़ देता है, आधे बच्चों के नंबर मीन से ऊपर होंगे, आधे बच्चों के नंबर मीन से, ऐसे नहीं हो सकता सारे बच्चों के नंबर मीन से ऊपर हो। अगर मीन से ऊपर है तो फिर वो मीन सही नहीं है। मीन क्या करता है, आपके डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, सम ऑब्जर्वेशंस या 50% ऑब्जर्वेशन बिलो द मीन होती हैं और 50% ऑब्जर्वेशन, और वो मीन पूरे डेटा सेट की तमाम ऑब्जर्वेशंस को अपने अंदर क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। 100 बच्चों के इंटर के नंबर याद रखने की बजाय अगर मैं उन 100 बच्चों के नंबरों की एवरेज याद रख लूं तो दैट इज मोर इजी, मोर कन्वीनियंट एंड मोर रिप्रेजेंटेशन के लिए काबिले एतमाद है, और मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एंटायर डेटा सेट को सिंगल वैल्यू से प्रेजेंट करना हो तो मीन कैलकुलेट किया जाता है। मिडल वैल्यू देखनी हो, व्हाट इज द मिडल वैल्यू, तो फिर उसके लिए है मीडियन। पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब नहीं करता, पूरे डेटा सेट की नुमाइंदगी नहीं करता, सिर्फ मिडिल वैल्यू की करता है कि मिडिल वैल्यू क्या है। क्या फर्क हुआ मीडियन में और मीन में? मीन पूरे डेटा सेट की नुमाइंदगी करता है थ्रू अ सिंगल वैल्यू, और मीडियन पूरे डेटा सेट की नहीं। मिडल में कौन है, मिडल वैल्यू क्या है, मिडल मार्क्स कितने हैं, दरमियानी नंबर कितने ने बच्चे दे। जो दरमियान में बच्चा फॉल कर रहा है, सारे बच्चों के नंबरों को अरेंज करूंगा और जो दरमियान में बच्चा फॉल कर रहा है उसके नंबर क्या, बस वो याद रख लूंगा, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जो दरमियान वाला बच्चा है वो सारे बच्चों का नुमाइंदा है, नहीं, वो मिडिल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रही है? मीन में ना कई दफा मीन की कुछ लिमिटेशंस हैं जिस वजह से मीडियन की तरफ जाते हैं। मीन की क्या लिमिटेशन है, मीन की क्या लिमिटेशन है? तो बहुत सी हैं, एक बता रहा हूं बस, हमें वो चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू, क्या है प्रॉब्लम मीन के साथ? अगर डेटे में एक या दो एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए तो वो मीन को डिस्टर्ब कर देती हैं। एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर 100 बच्चों में से को 80-90 बच्चे जो थे वो 70, 72, 75 के करीब थे, एक बच्चा 99 वाला था, और जो 99 वाला बच्चा है ना वो मेरे आंसर को डिस्टर्ब कर जाएगा। जब मैं उसके मार्क्स मिला के सारी क्लास की एवरेज निकालूंगा ना तो मेरी एवरेज जो है ना उसकी वजह से एकदम शूट अप कर जानी है। 99 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है, और इसी तरह को 52-51 नंबरों वाला जो बच्चा है वो 75 के मुकाबले में, 70 के मुकाबले में वो जो 51-52 नंबर वाला बच्चा है ना वो भी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो जब आप सारा डेटा लेके एक्सट्रीम वैल्यू भी लेते हैं ना तो मीन का जवाब मिसलीडिंग आता है कई दफा। तो इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू मीन इज नॉट सूटेबल। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक्सट्रीम वैल्यू की मौजूदगी में मीन इज नॉट सूटेबल, देन मीडियन इज मोर सूटेबल मेजर। मीडियन में एक्सट्रीम वैल्यू का इंपैक्ट नहीं आता क्योंकि जब आप उसको अरेंज करते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू जिधर भी हो, चाहे लोअर एंड पे हो चाहे अपर हो, वो उधर ही रह जाएगी। हम मिडल वैल्यू को उठाते हैं, मिडल वैल्यू से डाटा की नुमाइंदगी लेते हैं। इज इट क्लियर? नहीं समझ आ रही? मीन क्या बताता है? मीन पूरे डेटे को थ्रू अ सिंगल वैल्यू, और मीडियन क्या बताता है? पूरे डेटे को डिस्क्राइब थ्रू अ सिंगल वैल्यू नहीं, मिडल वैल्यू को थ्रू अ सिंगल फिगर, सिंगल जवाब, सिंगल वैल्यू। उसके अलावा जो मोड है, जो डेटे में बार बार फिगर रिपीट हो रही है ना, रिपीटिंग वैल्यू बताता है मोड। मोड इज द रिपीटिंग वैल्यू, मोड इज द रिपीटिंग वैल्यू इन अ डेटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट
या मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग वैल्यू इन अ डेटा। डेटा सेट में वो कौन सी वैल्यू है जो बार बार अकर हो रही है और कितनी दफा अकर हो रही है वो बताता है। नहीं समझ आ रही? तो मॉड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन बताता है, मीडियन सेंट्रल वैल्यू बताता है, और मीन तमाम ऑब्जर्वेशंस की क्या बताता है, एवरेज बताता है। तुम भी खा रही हो, बिस्किट ही खाई जा रही हो, चाय, मैं चाय पी रहा हूं। अच्छा, अगर मेरी दुकान पे मैं ट्राउजर बेच रहा हूं, मेल ट्राउजर बेच रहा हूं, और वो 3 साइज में बेचता हूं, स्मॉल साइज, मीड, बल्कि 4 साइज कर लो, स्मॉल साइज का ट्राउजर, ये जॉगिंग के लिए जो ट्राउजर श्राउजर पहन के लोग, जॉगिंग ट्रैक सूट होता है प्रॉपर, ट्राउजर भी होते हैं खाली, स्पोर्ट्स क्रिकेट में भी लोग पहनते हैं ट्राउजर श्राउजर, क्रिकेटर जो है। तो मैं ट्राउजर अगर हमारी शॉप पे बिकते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज और एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, ये 4 साइज बिकते हैं। अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे इन चारों में से कौन सा साइज तादाद में ज्यादा बिकता है, कौन सा साइज तादाद में ज्यादा बिकता है, तो मैं मीन निकालूं, मीडियन निकालूं या मॉड निकालूं। क्योंकि मैं तादाद देखना चाह रहा हूं कि कौन सा साइज ज्यादा बिकता है, तो मीन मीडियन यहाँ पे सूटेबल मैयर, तो मुझे पता चलता है कि मीडियम साइज ज्यादा बिकता है, एक्स्ट्रा लार्ज भी ज्यादा नहीं बिकता और स्मॉल भी ज्यादा नहीं बिकता। समझ आ गई है? ये जो स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज होगा ना, ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी। ये हमारे मीन निकाल सकता हूं मैं इसमें, लेकिन मीन निकालने से मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे कौन सा साइज का ट्राउजर ज्यादा बिकता है। स्टाइलो शूज एक इदारा है, क्या बेचता है? जूते किसके? मर्द हजरात के। मर्द हजरात, मैं तो कभी स्टाइलो पे नहीं गया, मिसेस को सिर्फ लेके गया हूँ। मर्दों के हैं उनके शूज, बच्चों के, बच्चों में भी मेरा ख्याल है बच्चियों के हैं कि बच्चों के भी हैं, बच्चियों के होंगे, लेडीज ही है मेन। तो अब वो जो स्टाइलिश शूज वाले हैं, बहुत बड़ी रेंज है उनके पास, लेडीज सैंडल, फैंसी शूज और पता नहीं क्या क्या है। तो वो अपने डिफरेंट शूज और डिफरेंट डिजाइन में से ये देखना चाहें, अच्छा वो आप उनकी शॉप पे जाए ना, तो वो आर्टिकल नंबर बोलते हैं, फला आर्टिकल नंबर भेजें, फला आर्टिकल ऊपर बैठे होते हैं, वो फेंकी जाते हैं डब्बे, आपको दिखाए जाते हैं। अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा कौन सा आर्टिकल नंबर ज्यादा बिकता है, तो उनको भी मॉड की जरूरत पड़ेगी। क्या बात हम पिक कर गए? मीन, मीडियन और मॉड। तो मीन एवरेज बताता है सारी ऑब्जर्वेशन की, ये मिडल वैल्यू बताता है, लेकिन इस मिडल वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू बताने के लिए इनको अरेंज करना पहले बड़ा जरूरी है, आफ्टर अरेंजमेंट अरेंज करना जरूरी है। और ये डेटे में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू बताता है। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पे कोई ग्रुप अनग्रुप नहीं, अनग्रुप ही है बस। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आप पांचों ऑब्जर्वेशन का क्या लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके 2 स्टेप्स हैं बेटा। मीडियन को कैलकुलेट करने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सारे डेटे को अरेंज किया जाता है, सारे डेटे को क्या किया जाता है, आपकी मर्जी है, लो से हाई कर लो या हाई से लो वैल्यू कर लो, ठीक है। लो से हाई की तरफ अगर जाओगे उसे असेंडिंग कहते हैं, डिसेंडिंग,
असेंडिंग जी, यानी 2 4 6 8 10 12 है बढ़ती हुई वैल्यूज। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, या ऑड डाटा होगा, डाटा जब अरेंज हो जाता है या ऑड होता है या इवन होता है। ऑड डाटा हो तो कोई मसला नहीं है, मसलन अगर हमारी वैल्यूज ये हो 2 4 6 8 10, ये 5 वैल्यूज है, तो आपकी जो मीडियन वैल्यू है वो कौन सी है? हाँ जी, मीडियन वैल्यू कौन सी है? हाँ, ये मीडियन वैल्यू है। और डेटे में अरेंज करने के बाद जो सेंटर में वैल्यू है दैट इज मीडियन। और अगर ये ऐसे हो 2 4 6 हाँ 8 10 और 12, अब आपकी ये दोनों मीडियन में है 6 और 8, तो अब आप क्या करेंगे? हाँ जी, इस केस में अब आप ये 6 प्लस 8, हाँ जी 6 प्लस 8 क्या आता है, डिवाइड बाई 2 7, ये है मीडियन वैल्यू। ठीक है, समझ आ रही है? क्योंकि वो अब आपकी इवन डाटा हो ना, तो फिर ये आपकी दो वैल्यूज आ रही होती है, यहाँ से एक क्रॉस की, एक इधर से क्रॉस की, एक इधर से की, एक इधर, तो ये दो सेंटर में है, फिर आप इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो 7 विल बी योर मीडियन। अच्छा, अब इस डेटे में मोड क्या है? इस डेटे में मोड, मोड कहते हैं रिपीटिंग वैल्यू को। क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? तो अगर डेटा ऐसे हो 2 4 6 6 8 10 12, अब आपका यहाँ पर मीन क्या होगा? इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 7। मीडियन क्या होगा? हाँ, ये मीडियन होगा। और मोड क्या होगा? मोड, क्योंकि रिपीटिंग वैल्यू इस डेटे में कौन सी है, तो वो मोड है। इज इट क्लियर? हमें समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? अब हमने एग्जाम्पल करनी है। आप जरा प्लीज नोट्स निकाल लें और नोट्स में एग्जाम्पल 10.2 10.3, पहले 10.2 पर आए। 10.2 पर आए, ये बेटे ये पकड़ लेगा आप। 10.2 पर आए, आपको जो पेपर में सवाल आना है वो 10.1 की तरह का आना है, तो 10.1 को जरा हाईलाइट कर ले, इंपॉर्टेंट है। 10.23 जो है ये बस प्रैक्टिस के लिए है, ये सारी आई कैप की किताब में है मौजूद एग्जाम्पल्स, मैंने अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं की, सारी तकरीबन आई कैप की किताब वाली हैं। ये पेज को पढ़ भी लीजिएगा आप जरा। हाँ जी, एक दफा जरा देख ले। वो कहता है जी, मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन सारे डेटा सेट को एक सिंगल वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब करने के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं। सारे डेटा सेट को हम याद नहीं रख सकते, तो सिंगल वैल्यू ढूंढते हैं डेटा सेट के लिए, जो डेटा सेट की खूबियां बताने के लिए। मीन, मीडियन, मॉड। मीन पूरी डाटे में तमाम ऑब्जर्वेशन की एवरेज है, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ये डाटा को दो हिस्सों में क्या कर देता है, डिवाइड। ये मीन की प्रॉपर्टी है। 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल फॉल बिलो द मीन एंड रिमेनिंग 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल फॉल अबव द मीन। अब ये मैंने नीचे डाटा दिया है 2 4 6 8, ये मैंने डाटा दे के मीन कैलकुलेट करवाया। देखें ये जो मेरा जवाब आया है 5, इस 5 से ऊपर दो वैल्यू हैं और 5 से नीचे दो वैल्यू हैं कि नहीं है?
5 का जो आंसर है, इससे नीचे दो वैल्यू कौन सी थी, 2 और 4, और इससे ऊपर आ गई वो बात, प्रॉपर्टी साबित हो गई कि जो मीन का आंसर आता है वो आपके डेटे को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है। 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन के आंसर से ऊपर होती है और 50% ऑब्जर्वेशन मीन के आंसर से नीचे है। ये देख लो, ये आंसर यहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ कहीं 2 4 के इसके बाद और 6 8 से पहले, ठीक है। मीडियन जो है वो मिडल या सेंट्रल वैल्यू है, इसके 2 स्टेप्स हैं और उसने वो 2 स्टेप्स बताए हैं। अब 7 वैल्यूज के साथ भी दिया हुआ है और 6 वैल्यूज के साथ भी दिया हुआ है। तो 7 वैल्यू के केस में 14 और 6 वैल्यूज के केस में उसने कहा 10 और 14 के एवरेज निकाल के 12। मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट या रिपीटेटिव वैल्यू को कहते हैं जो डेटे में बार बार रिपीट हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे नोट्स में एग्जाम्पल 10.2 पर आए। पहले सिंपल सी एग्जाम्पल है और ये एमसीक्यूज के लिए है, इस पे लॉन्ग नहीं आएगा, ये एमसीक्यूज के लिए ही है। ये जो एग्जाम्पल है ये एमसीक्यूज के लिए है जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हुआ है, हाँ जी, विच प्रोडक्ट कैटेगरी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली, क्या कौन सा मेथड लगाएंगे इस पे, मेथड भी खुद पहचानना है। रिक्वायरमेंट से मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड का है, यानी ये ऊपर ना आपकी प्रोडक्ट की आईडी दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सी प्रोडक्ट आईडी ज्यादा बिक रही है। तो कोई ई कॉमर्स स्टोर है, उसके पिछले वीक की ये डाटा दिया हुआ है। हाँ जी, बाइक्स एंड स्कूटर्स, ये बाइक एंड स्कूटर कितनी दफा आया जरा चेक करें। बाइक्स एंड स्कूटर ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी होगी तो इसके आगे लिख ले ये भी, और ये आईडी का मतलब ऑर्डर नंबर है। ये नहीं का क्वांटिटी नहीं बतानी, ये बतानी है कि कितनी दफा बिका है ये। तो बाइक्स एंड स्कूटर मेरा ख्याल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 2 दफा बिकी है। आउटडोर इक्विपमेंट कितनी दफा बिके हैं, आपने गिनने के कितनी दफा बिका है, 1 2 3 4 टाइम्स। अगला अपैरल, अपैरल मतलब कोई ज्वेलरी शुलरी इस तरह की कोई, 1 2 3 4 5, ये 6 दफा बिकी है। आगे, अच्छा पीछे क्या रह गया अब सिर्फ। चौथी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वीडियो गेम्स, ये कितनी दफा बिकी है, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, मोस्ट, आपका आंसर क्या होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी रिलेट्स टू अपैरल, ठीक है, या अपैरल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड प्रोडक्ट कैटेगरी, बस एक लाइन का जवाब है इसका। एग्जाम्पल 3 करे खुद अभी, जल्दी जल्दी करो शाबाश। एग्जाम्पल 10.3 करे। इसमें जो आंसर है ये आई कैप के नहीं है, ये आंसर मेरे अपने राइट अप है, आंसर मैंने खुद लिखे हुए हैं। तो ये 10.3 देखे, दो सवाल पूछे थे इसमें। पहले उसने पूछा कौन सा मैयर यूज करेंगे, तो आप कहें जी ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली मोस्ट फ्रीक्वेंटली शू डिटरमिन करना चाह रहे हैं कौन से साइज का जूता ज्यादा बिकता है।
तो ये तय करना चाह रहे हैं, तो उसमें मॉड सूटेबल है मोस्ट फ्रीक्वेंटली में। और बताएं जी कौन से साइज का जूता सबसे ज्यादा बिकता है। तो ये तो तादाद देख के पता चल रहा है कि 39 साइज का जूता 118 दफा बिका है, 118 दफा बिका है। और 37 सबसे कम कौन सा बिका है, 43। तो सबसे ज्यादा बिकने वाला जूते का साइज कौन सा है। अगर कोई बच्चा 118 का आंसर कहेगा, ये आंसर नहीं है, इसकी मदद से जो साइज बताना है वो आंसर है। तो कौन से साइज का जूता मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा बिक रहा है, 39। तो ये मॉड वैल्यू है, 39 साइज इज द मॉड। ये मॉड नहीं कहना, 118 को मॉड नहीं कहना, इसकी मदद से मॉड का तयन होगा। चले जी आगे। आंसर कैसे लिखना है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि 2 लाइनों में जवाब है। पहले बताया कि मॉड इस्तेमाल कब होता है, और ऊपर वाले टेबल में मॉड क्या है जो सबसे ज्यादा जूता बिक रहा है। अच्छा, ये पेपर में इस तरह का एग्जाम्पल 10.1 की तरह का सवाल जिसमें तकरीबन एक से ज्यादा मेथड हो वो आने की उम्मीद है। तो 10.1 पर आए। बस ये मुकम्मल हो गया हमारा मीन मीडियन मॉड। इतना ही है, पूरा क्यूएम नहीं है। कहता है डाटा देखें, कहता है कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मॉड टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट्स, तीनों निकाल लें। और वो कहता है व्हाट डू द अबव 3 स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड इन पार्ट ए टेल यू, क्या बताते हैं आपको। यानी इसमें वो आपसे जो आपके आंसर आएंगे उनकी इंटरप्रिटेशन मांग रहा है, आंसर की। कहता है एन एचआर ट्रेनिंग असेसमेंट, असेसमेंट टेस्ट को कहते हैं कि ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट कंडक्ट होता है कि लोगों ने क्या सीखा। एचआर ट्रेनिंग असेसमेंट इज कंडक्टेड फॉर एन एसएमई। एसएमई क्या होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। छोटा सा कोई इदारा है जहां पे ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद टेस्ट लिया गया, विच हैड अ टाइम लिमिट ऑफ 60 मिनट। टेस्ट का टाइम कितना था, 60 मिनट। सिचुएशन समझना जरूरी है। लाइक मोस्ट एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, वो टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड था। दिस टेस्ट वाज क्वाइट इजी टू, कहता है ये बाकी एमसीक्यूज की तरह ये भी एक आसान टेस्ट था। टू डिटरमिन हाउ इजी द टेस्ट वाज, द ट्रेनर रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ टाइम taken by a sample of 9 candidates to hand in their test to the invigilator। वो कहता है ट्रेनर देखना ये चाह रहा है कि टेस्ट आसान था या मुश्किल, या कितना आसान था। तो वो ट्रेनर टेस्ट देता है या इन्विजिलेटर टेस्ट देता है, और कैंडिडेट हल करके जब उसको वापस देता है तो वो टाइम नोट करता है। यानी कैंडिडेट कितने ड्यूरेशन में टेस्ट हल करके इन्विजिलेटर को वापस कर देता है, वहां से वो टेस्ट की आसानी या मुश्किल का तयन करना चाह रहा है। मसलन मैंने कैंडिडेट को टेस्ट दिया, उसने 20 मिनट में हल करके मुझे वापस दे दिया इन्विजिलेटर को, तो इसका मतलब है दूसरे कैंडिडेट को भी। कितने कैंडिडेट्स का सैंपल लिया इन्होंने, 9 कैंडिडेट्स का सैंपल। सारे कैंडिडेट्स ने सिर्फ 9 सेलेक्ट किए। और उन 9 कैंडिडेट का टाइम क्या था, पहले कैंडिडेट ने 32 मिनट में वापस कर दिया टेस्ट, अगले ने किस में किया 20, फिर 44 मिनट, फिर 59 मिनट, फिर 43, 20, 53 एंड सो ऑन। आपसे कहता है मीन मीडियन और मॉड निकाले, तो मुझे मीन टाइम बताएं कि मीन टाइम क्या है, मीन कितना आता है। तो मीन निकालने के लिए आप इन सबको एडअप करेंगे, उसमें अरेंज करना जरूरी नहीं होता मीन के लिए। तो 9 कैंडिडेट्स के टाइम को, ये टाइम मिनट्स में है, ये 9 ही है ना कैंडिडेट्स। क्या था आंसर, तो ये जो आंसर आया ये एवरेज टाइम ऑफ ऑल कैंडिडेट्स है। यानी तकरीबन तकरीबन
तमाम कैंडिडेट्स ने तकरीबन ऑन एवरेज तमाम कैंडिडेट्स ने टेस्ट को 38.67 मिनट्स में इन्विजिलेटर को वापस कर दिया। अलाउड टाइम 60 मिनट था। एवरेजली तमाम कैंडिडेट्स लिखना है, टेस्ट कितनी देर में वापस कर दिया हल करके 38.67। अब मीडियन जो मिडल कैंडिडेट फॉल कर रहा है वो मिडल कितनी देर में वापस कर रहा है मिडल कैंडिडेट। तो मीडियन का मकसद होता है सेंट्रल वैल्यू का तयन करना मिडल टाइम का। तो अब आप इसको वो करेंगे, पहले अरेंज करके जरा बताना पहले क्या है। 20 है, 20, 20, 32, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ गया 39 मिनट्स। ये मीडियन का आंसर है। और चौथा मॉड कहते हैं रिपीटिंग टाइम क्या है, क्या कोई टाइम रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग टाइम क्या है, 20 मिनट्स रिपीटिंग टाइम है। अब इनके आंसर की इंटरप्रिटेशन देनी है। तो आपने कहना है इस 38.67 का मतलब ये है कि तकरीबन ऑल कैंडिडेट्स आर कंप्लीटिंग देयर टेस्ट विद इन, हाँ जी, मिडल कैंडिडेट कंप्लीट्स द टेस्ट विद इन 39 मिनट्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट कंप्लीशन टाइम ऑफ द टेस्ट इज, या रिपीटिंग टाइम ऑफ द, बार बार जिस पे टेस्ट कंप्लीट हुआ है। ऐसे 2 बंदों ने किया है 20 मिनट, लेकिन लिखने के हिसाब से तो हम यही लिखेंगे। सैंपल भी तो 9 लोगों का है। यही वाला ना जिसने 39 मिनट्स में किया है। या आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 5th कैंडिडेट क्यों ना हुआ इन 9 में। क्यों ऑड में नहीं करते होते 2 से डिवाइड, इवन हो तो करते हैं 2 से। ये ऑब्जर्वेशन ऑड है इवन है, ऑड कैसे पता चलता है। 9 है, 10 नहीं है। अगर 10 होते फिर 2 होते हैं मिडल में, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। ऑड ऑब्जर्वेशन में 2 से डिवाइड नहीं करते। जब ऑब्जर्वेशन इवन हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, इवन ऑब्जर्वेशन वो होती है जो 2 पे डिवाइड हो जाती है। ये 9 ऑब्जर्वेशन है ना, इधर से काटी जाए 9 ऑब्जर्वेशन हैं, तो जो सेंटर बचेगा वो ये 39 है ना। दरमियान वाला कैंडिडेट उसको कहेंगे जो इस अरेंजमेंट के बाद बचेगा दरमियान में। आप हमेशा 2 पे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो गलत है। 2 पे डिवाइड तब होता है जब इवन डाटा होता, यानी ये 9 की बजाय क्या होते हैं 10 होते ना, तो फिर मैं ये 39 और 43 लेके डिवाइड बाय 2 करता। वो जो आंसर आता दैट वाज मिडिल कैंडिडेट का कंप्लीशन टाइम। जी जनाब, हमने इसकी अब इंटरप्रिटेशन क्या लिखी है, जरा इंटरप्रिटेशन के अल्फाज देख लें, आंसर कैसे डिस्प्ले करना है, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो भी प्रैक्टिस है वो चैप्टर के अंदर ही है। इवन जो प्रैक्टिस एंड पे भी थी आई कैप की किताब में, वो भी चैप्टर के अंदर है। पास पेपर के सवाल नहीं आए इसके इतने भी ज्यादा। तो वो क्या कहते हैं जी, मीन की क्या इंटरप्रिटेशन है, ऑन एवरेज ईच कैंडिडेट इज कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग टेस्ट विद इन 38 पॉइंट, हाँ, मिडिल कैंडिडेट इज कंप्लीटिंग, इसमें मिडिल, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर कंप्लीटिंग टेस्ट विद इन, या दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है। ठीक है, लिख लेंगे ऐसे इंटरप्रिटेशन लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारा डेटा की टाइप्स समझ लें पहले। मैं जानबूझ के अभी इस पे लगा रहा हूँ टाइम ताकि ये मुकम्मल हो जाए हमारा। तो अभी आज आपके पास उसके नोट्स नहीं है ना, कल आप नोट्स लेकर आएंगे तो फिर हम मैनेजेरियल का पोर्शन शुरू कर लेंगे। डेटा की 4 टाइप्स होती हैं। डेटा की कितनी टाइप्स हैं, 4। अभी नोट्स छोड़ दे जरा,
जब डाटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी कस्टमर से, किसी भी एम्प्लॉय से, तो सर्वे के जरिए कलेक्ट किया जाता है मोस्टली। क्वेश्चनियर के जरिए फॉर्म दे दूं मैं आपको, कहूं फिल करो भाई। डाटा इकट्ठा करने के लिए मोस्टली कस्टमर से या एम्प्लॉय से, हमारी बिजनेस में यही है। कस्टमर से डाटा इकट्ठा होगा या किससे होगा? एम्प्लॉय से। कस्टमर से क्यों होगा? ताकि वो अपना फीडबैक दे सके। एम्प्लॉय से डाटा क्यों इकट्ठा होगा? ताकि वो भी अपना कोई डाटा शेटा दे सके। ठीक है, तो जब भी आप डाटा किसी कस्टमर से या किसी एम्प्लॉय से इकट्ठा करेंगे तो उसको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को सर्वे फॉर्म भी कहते हैं या क्वेश्चनेयर कहते हैं। समझ आ रही है? अब वो जो क्वेश्चनेयर बनाया जाता है उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कस्टमर का जेंडर पूछ लिया, व्हाट इज योर जेंडर। हम ये देखना चाह रहे होंगे कि ज्यादा हमारे कस्टमर मेल है इस प्रोडक्ट के या फीमेल है। ठीक है, मतलब टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट तो जेंडर बेस नहीं ना होती, लेकिन ठीक है चलो हमारी टूथपेस्ट ज्यादा कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई क्रीम है। अब डेफिनेटली अगर रंग गोरा करने वाली क्रीम है तो उसकी ज्यादातर कस्टमर कौन होगी? खवातीन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन पता चलता है जब डाटा इकट्ठा करते हो भाई बंदे बोते लेके जा रहे थे। ये तो डाटा इकट्ठा करने से पता चलेगा। नहीं समझ आ रही? तो क्वेश्चनियर में फॉर्म में लिखा होगा जेंडर, तो जेंडर की दो ऑप्शन हमने दी, मेल फीमेल, या तीसरी दे दी ट्रांसजेंडर। तीन दे दी चलो, लेकिन हमने दे दी दो या तीन, जो भी जेंडर की ऑप्शन दी, लोगों ने उस पर टिक करना है। किसी एक पर टिक करेगा जो रिस्पोंडेंट होता है। सर्वे कंडक्ट करने वाले को क्वेश्चनियर फिल करवाने वाला या रिसर्चर कहते हैं, और जो सर्वे फिल कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट से कोई ना कोई सवाल पुट करके डाटा इकट्ठा किया जा रहा होता है। तो वो जो सवाल प्लेस किया जाएगा ना, वो इन चारों टाइप में से किसी एक टाइप का सवाल होगा। वो जो सवाल डिस्प्ले किया जाएगा ना, वो इन चारों टाइप में से किसी एक टाइप का डाटा इकट्ठा कर रहा होगा। तो सबसे बेसिक टाइप का जो डाटा इकट्ठा करता है क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट से, उसको कहा जाता है नॉमिनल डाटा। क्या कहा जाता है उसको? इसमें जो सवालनामा होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन कैटेगरीज की शक्ल में होता है। ऐसे मसलन मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चनियर है, और यहां पर मैं दो लाइनों में लिख देता हूं कि ये सर्वे फॉर्म किस मकसद के लिए है। तो नाम पूछ लिया मिसाल के तौर पर, वैसे कम ही पूछते हैं नाम। उसके बाद यहां मैंने पूछ लिया जेंडर। जेंडर के आगे मैंने क्या किया? दो चेक बॉक्स बना दिए। एक चेक बॉक्स है मेल का और एक चेक बॉक्स किस चीज का है? फीमेल का। अब डेफिनेटली ये बच्चियां जब फिल करेंगी इसको क्वेश्चनर को, तो ये फीमेल वाले उस पर क्लिक करेंगी या टिक कर देंगी अगर मैनुअली मैं फिल करवा रहा हूँ, और बॉयज में से मैं फिल करवा रहा हूँ तो ये बॉयज इसमें से फीमेल वाला ब्लैंक छोड़ देंगे और मेल वाले पे टिक कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आपने ये क्वेश्चन बनाना नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो कि ये जो क्वेश्चन में क्वेश्चन है ये डाटा कैटेगरीज की फॉर्म में कलेक्ट कर रहा है। अब ये जो कैटेगरीज है इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। चाहे ओ सॉरी वो मिट ही गया है। चाहे मेल का बॉक्स पहले बना दो या फीमेल का बॉक्स ही वाला, इनका अगर मैं सीक्वेंस आगे पीछे कर दूं, मतलब मैं अगला क्वेश्चनर बनाता हूं सर्वे के लिए, उसमें मैं जानबूझ के फीमेल वाला बॉक्स पहले लिख देता हूं, मेल वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो रेलेवेंट बनता है बॉक्स आप उसी पे टिक करेंगे, चाहे वो पहले नंबर पे है चाहे दूसरे नंबर पर है। क्या सीक्वेंस मैटर करता है आपके लिए? आपने अपना रेलेवेंट बॉक्स टिक करना है।
तो ये जो डाटा कलेक्ट कर रहा हूं ना मैं आपके जरिए, आपका रेलेवेंट बॉक्स का सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, लेकिन कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। इन कैटेगरीज का ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ रही है? इससे जो डाटा कलेक्ट होगा वो नॉमिनल डाटा होगा। नॉमिनल डाटे में जब रिस्पोंडेंट को सवाल पुट किया जाता है तो कैटेगरीज की शक्ल में होता है। कैटेगरीज का कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जिस मर्जी सीक्वेंस से रखो, रिस्पोंडेंट ने उनमें से एक कैटेगरी को क्या करना होता है, चूज करना होता है। और इस केस के डाटे नॉमिनल, इसको कहते हैं नॉमिनल डाटा। इस कैटेगरी के डाटे के लिए जो सूटेबल मैयर है वो मोड है। क्या है? यानी मैंने 500 बंदों से ये फॉर्म फिल कराया, मैं अब उसमें ये देखना चाह रहा हूं कि ज्यादा बंदों ने फॉर्म फिल किया या औरतों ने किया, यानी मेरे रिस्पोंडेंट में मेल कितनी है और फीमेल रिस्पोंडेंट कितने हैं, तो तादाद मैयर करूंगा। इससे आप मीन नहीं निकालेंगे। जब आप मेल और फीमेल, अब मैंने 500 लोगों से फिल कराया तो बाय चांस 400 लोग उसमें मेल थे और 100 उसमें क्या थी, फीमेल थी। तो ये मैंने मोड की मदद से कैलकुलेशन करके तयन किया कि ज्यादा तादाद में कौन लोग थे, मेल है, ज्यादा रिस्पोंडेंट मेल है तादाद में, या ज्यादा रिस्पोंडेंट फीमेल है। इज इट क्लियर? नॉमिनल डाटा कैटेगराइजेशन को शो करता है, कैटेगरीज का सीक्वेंस, और रिस्पोंडेंट ने किसी एक कैटेगरी को, सारी तो नहीं ना सिलेक्ट करेगा रिस्पोंडेंट, गलती से हो जाए तो हो जाए, हाथ लग गया शायद बॉल पेन से, तो फिर तो वो फिर मेरा ये वाला क्वेश्चन जाया चला जाएगा। इसको कहते हैं वेस्ट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि रिस्पोंडेंट को मैंने कहा होगा कि एक सिलेक्ट करना है आपने ऑप्शन करेक्ट, तो वो अगर मेल और फीमेल दोनों पे गलती से टिक कर गया कोई रिस्पोंडेंट, तो उसको तो फिर क्वेश्चन ही समझ नहीं ना आया, या गलती से हो गया उससे टिक लग गया। मुझे बताएं क्या ये बात समझ आई? और क्या हो सकती है? मसलन मैं उससे पूछूं आपका शहर, आपका ताल्लुक किस शहर से है, मैं उसको 4 शहर लिख के दे दूं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सरगोदा, मिसाल दे रहा हूं, या मैं 8 शहर लिख दूं। अब वो शहरों का सीक्वेंस, चाहे लाहौर पहले नंबर पे लिख दूं, चाहे लाहौर 5वें नंबर पे लिख दूं, अगर मेरा ताल्लुक लाहौर से है ना, तो लाहौर मुझे अगर 5वें नंबर पे भी नजर आ रहा है ना, तो मैंने लाहौर वाले बॉक्स पे क्या कर देना है। या आपकी बर्थ प्लेस कौन सा शहर है? सिटी ऑफ ओरिजिन कहते हैं उसे। तो सिटी ऑफ ओरिजिन कौन सा है? लाहौर, कराची, सरगोदा, इस्लामाबाद, 15 शहर भी लिख के दे सकता हूं। तो वो जो 15 शहर मैं कैटेगरीज की शक्ल में लिखूंगा, उन शहरों की तरतीब की कोई अहमियत, चाहे मैं अल्फाबेटिकली लिख दूं, चाहे मैं छोटे बड़े शहर के हिसाब से लिख दूं, जो मर्जी लिख दूं, जिस रिस्पोंडेंट का जिस शहर से ताल्लुक होगा वो उसी शहर पे क्या करेगा, टिक करेगा। तो नॉमिनल डाटा की खूबी क्या होती है? नॉमिनल डाटा जब भी रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है तो वो किसके जरिए कलेक्ट किया जाता है, बताओ भाई। ठीक है, शुक्रिया। किसके जरिए कलेक्ट किया जाता है? कैटेगरीज। कैटेगरीज का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैन्स का इवैल्यूएशन फॉर्म जो होता है, मैंने तो देखा ही नहीं उसको। हाँ, तो वो उसको लेकर आएंगे मेरे पास तो मैं बताऊंगा। अगर उन्होंने आपसे ये पूछा हुआ है कि ये टीचर पंक्चुअल है, 1 2 3 4 5 आगे नंबरिंग दी है, वो नॉमिनल नहीं है नंबरिंग। वो मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई भी जो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए होता है, वो इनमें से है कोई एक स्किल, वो क्वेश्चनर इनमें से किसी एक को यूज करके बना हुआ है। लेकिन जिसके ऊपर आपका वो अगर जेंडर पूछ ले, मेरा नहीं ख्याल वो पूछते हैं, वो नाम भी नहीं पूछते। टीचर का शायद नेम पूछ ले, लेकिन मेरा ख्याल है आपसे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्कैन अपने उस पे या कोई भी कॉलेज कलेक्ट नहीं करता। बहुत ज्यादा वो टीचर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछते हैं। तो जितने भी सवाल होते हैं ना जिनके ऊपर लिखा होता है एग्रीड, नॉट एग्रीड, सेटिस्फेक्शन मेजर करने के लिए, वो 5 नंबरिंग होती है, कभी 7 नंबर होती है। दरमियान वाला न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना आप एग्री करें स्टेटमेंट से, ना आप डिसएग्री, ਤੁਹਾਡਾ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है।
स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। नॉर्मली 5वें नंबर पे होता है स्ट्रॉन्गली एग्री, और 1 नंबर पे होता है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ये सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए होता है, वो इनमें से आगे वाले स्केल में जा रहे हैं, जाते हैं अभी। अच्छा, नॉमिनल डाटा, और इस पे टूल कौन सा लगता है? मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन में से कौन सा टूल लगता है? मॉड। हाँ जी। तो नॉमिनल डाटा की एग्जांपल क्या क्या हो सकती है? ये मेरे नोट्स में काफी ज्यादा दी हुई है नॉमिनल डाटा की एग्जांपल्स। हाँ जी, मैंने नॉमिनल डाटा की काफी ज्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप किसी भी अपने कस्टमर या एम्प्लॉय से जो सवाल पूछने लगे, तो ये चीजें जब आप पूछेंगे तो ये नॉमिनल डाटा के थ्रू पूछ रहे हैं आप, कैटेगरीज बना के। जेंडर पूछ ले किसी भी एम्प्लॉय से, उसका मैरिटल स्टेटस पूछ ले कि आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, विधवा है, कुंवारे हैं, तो जो भी है। नेशनैलिटी पूछ लें, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, अगर आप इंटरनेशनली फिल करवा रहे हैं फॉर्म। या पूछ लें आपका ताल्लुक अगर पाकिस्तान में करा रहे हैं तो किस सूबे से है। अब ये सूबे जिस मर्जी तरतीब से लिख दे, पंजाब पहले नंबर पे लिख दे या एंड पे लिख दे, मेरा ताल्लुक पंजाब से ही है, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे जो भी फॉर्म मिलेगा जिसमें पंजाब जिधर मर्जी होगा मैंने टिक कर देना पंजाब पे। उसके बाद अगला क्या है, किस शहर से आपका ताल्लुक है, सिटी। मिसाल के तौर पर मैंने 4-5 लिखे। आपके बालों का, आपकी आंखों का क्या रंग है? अब बालों का और ये रंग क्यों पूछ रहे होंगे, शायद कोई हेयर डायर कलर और इस तरह का, कोई लेंस लूंस आंखों का कलर पूछ रहे हैं, तो फिर वो लेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकती है। आप घर से दफ्तर जाने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं ज्यादातर? बस, कार, बाइक है? 11 नंबर पैदल। हाँ तो वो ऑप्शन बना देंगे ना बेटा, ये ऑप्शन के ऊपर बहस नहीं है, ये आपकी मर्जी है। टांगों पे चलने को 11 नंबर कहते हैं, ठीक है। जब आप पैदल जा रहे हैं इसको कहते हैं 11 नंबर पे जा रहे हैं हम जी। नेक्स्ट, एकोमोडेशन आपकी अपनी है, रेंटेड है, ओन्ड है। ये सारे सवाल हो सकते हैं और ये उनकी आगे कैटेगरीज हैं। आप इन कैटेगरीज को अपनी मतलब मर्जी से कम या, अब आप जितने बड़े ऑडियंस को कैप्चर कर रहे होंगे आप फिर आगे कैटेगरीज फिर उतनी क्या बनाएंगे, और जितना छोटा आपके सैंपल होगा तो फिर कैटेगरी उसके साथ। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल किस चीज की हैं? नॉमिनल की। नॉमिनल डाटा कलेक्ट होगा इससे, और कैटेगरी को आगे पीछे करने से, कैटेगरी का सीक्वेंस आगे पीछे करने से रिस्पोंडेंट की जात पे कोई इंपैक्ट, उसके जेन में उसका कोई मतलब नहीं। भावे तुम पहले नंबर पे रख दो या आखिरी नंबर पे रख दे, उसके लिए लाहौर लाहौर ही है अगर उसका शहर लाहौर है तो। नेक्स्ट आ जाए, नॉमिनल के बाद अगला क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का लफ्ज ऑर्डर से निकला है, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगा। इसमें डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो कैटेगरीज की शक्ल में किया जाता है, और कैटेगरीज का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। कैटेगरीज का सीक्वेंस आगे पीछे करने से, सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे तो रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सीक्वेंस जहां पे आ जाएगा वहां मीडियन इस्तेमाल होगा। यहां पे सीक्वेंस, और ज्यादातर कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? मीडियम सूटेबल है। अब जितने भी आपने सेटिस्फेक्शन के स्कोर मेजर करने हैं वो ऑर्डिनल है। जितनी भी आपने किसी की प्रेफरेंसेस मेजर करनी है, रैंकिंग करवानी है, रेटिंग करवानी है कस्टमर से, वो आपके ऑर्डिनल डाटे में आएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं हम जरा जी। एग्जाम्पल ऑर्डिनल डाटे की क्या होगी? पहली यहाँ पे क्या लिखी हुई है? रैंकिंग ऑफ कस्टमर। तो स्कैन आपको जब फीडबैक फॉर्म देता है तो वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेट पर लिखी होती है कि आप ये बताइए कि क्या ये टीचर रेगुलर और पंक्चुअल है, तो ऊपर नंबरिंग होती है, आप उसमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर को उन्होंने रैंक करवाया आपसे, नॉलेज ऑफ द टीचर को रैंक करवाया,
सीरियसनेस ऑफ द टीचर को रैंक करवाया है। आपके सवालों के रिस्पॉन्स को वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं रैंक करवाया। आफ्टर क्लास अवेलेबिलिटी, जब क्लास खत्म होती है और टीचर से बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो क्या टीचर उसे वेलकम करता है कि नहीं करता। अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर आफ्टर क्लास, इन सारी चीजों को उन्होंने सवालों में कन्वर्ट किया और सवालों के आगे नंबर है, आप नंबर में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करते हैं और नंबर की तरतीब है। ये नहीं है कि जहां मर्जी उठा के लिख दे। नंबर 1 का मतलब क्या है कि यू आर स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, और नंबर 5 का क्या मतलब है, यू आर स्ट्रांगली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे उस नंबर का एक मतलब है, और सीक्वेंस आगे पीछे नहीं वो करेंगे। हर दफा जब आपके सामने वो क्वेश्चन आता है सर्वे फॉर्म, वो एक ही तरह का होता है और आपको वो याद होता है। अगर आप टीचर का बेड़ा गर्क करना चाहें तो आप 1 1 1 1 पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल अपना रिस्पॉन्स शो ना करना चाहें तो आप 3 3 3 पे कर देते हैं। और अगर आप आंखें बंद करके फिल करें तो ठीक है बस, तो 5 5 पे भी लगा देते हैं लोग। तो ऐसे क्वेश्चन रिडंडेंट होते हैं, बेकार है, यूजलेस है, इनसे कुछ नहीं मैयर हो रहा। क्यों? याद रखें, वो डाटा मीनिंगफुल होता है जिसमें कोई वेरिएशन पाई जाए, फ्लक्चुएशन हो, कोई वैल्यू 1 पे है, कोई 4 पे है, कोई 3 पे है, कोई 5 पे है। इसे कहते हैं वेरिएशन या फ्लक्चुएशन। जब भी फ्लक्चुएशन होती है तो डाटे में रियलिस्टिक होने की उम्मीद होती है, अदरवाइज डाटे को टेम्पर्ड या 2 नंबर डाटा समझा जाता है कि भाई सारी वैल्यू 5 है, सारी एक। अगर आप सारी 5 पे लगा दें इसका मतलब है यू आर नॉट सीरियस, सारी चीजों से सेटिस्फाइड है, बड़ी गल है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो अच्छा सवालनामा बनाने वाला होता है वो ऑपोजिट क्वेश्चन भी रखता है जिसमें नंबर 1 आना चाहिए था, तुसी उत्थे भी 5 ही लाया है। किसमें? तो एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगा ना। सारे बच्चों ने सही फिल किया है, एक बच्चे ने 1 1 1 1 पे लगाया हुआ है, सारे सवालों का जवाब 1 पे लगा दिया है, एक्सट्रीम वैल्यू का मसला पड़ जाएगा, उसका क्या करेंगे? तो मॉड में भी तो मसला है, और मॉड वैसे भी यहाँ पे हमारा मकसद ये देखना नहीं होगा ना कि हमारा मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या है, हमने ये देखना है कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या है, सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, ज्यादातर बच्चे कहाँ फॉल कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे कौन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे फॉल कर रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉय मोटिवेशन, फीलिंग की, एक्सपीरियंस की, लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी क्या होती है, रिलीजियोसिटी मतलब मजहबी है, गैर मजहबी है, इसको रैंक करना हो। जब भी आपने रैंकिंग करनी है रिस्पोंडेंट से तो तब आप कौन सा स्केल यूज कराएंगे, कौन सा डाटा कलेक्ट होगा आपका, ऑर्डिनल। इसके बाद नेक्स्ट अगला होता है इंटरवल डाटा। इंटरवल और रेशियो सेम ही है, बस एक चीज का फर्क है, इंटरवल और रेशियो। यहां डाटा कैटेगरीज में कलेक्ट किया जाता है, इधर भी कैटेगरीज में कलेक्ट किया जाता है। हाँ वो मुझे दिखाएंगे पहले फिर। हाँ जी, कैटेगरीज, सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड की जगह, अच्छा, नेचर ऑफ डाटा। नॉर्मली ये आपके जो है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है, नेचर ऑफ डाटा। क्वांटिटेटिव जो नंबर बेस्ड डाटा होता है, और ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए है। जेंडर मुझे बताओ, जेंडर क्वालिटी इंसान की, क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है।
सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय या कस्टमर, एट्रीब्यूट है, नंबर में नहीं होता, वो नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। मैरिटल स्टेटस क्वालिटेटिव है। तो नॉर्मली ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि मॉड इस्तेमाल नहीं होता, हो सकता है वाइस वर्सा भी चल सकता है, लेकिन मोस्टली जो सूटेबल ज्यादातर कहा जाता है वो कौन सा है, ये क्वांटिटेटिव। इसमें मसलन इनकम लेवल, अगर मैं इनकम लिख दूं लेस देन $5,000, 5,000 से $10,000, 15,000 से 20, इस तरह मैं इनकम की रेंज दे दूं और पूछूं जी आपकी इनकम इसमें से कौन सी है। अब ये जो लेवल ऑफ इनकम मैं पूछ रहा हूँ ये आपका इंटरवल रेशियो में से किसी एक में फॉल करेगा, कहाँ करेगा वो बाद में बताऊंगा। ये दोनों सेम ही है, बस एक चीज का फर्क है, वो फर्क मैं बाद में बताता हूँ। जी लिस्ट दे बस आप मुझे, ठीक है। तो इंटरवल ये भी रख दें, बस आप जाए। इंटरवल और रेशियो डाटा जो है इसमें कैटेगरीज भी होती हैं, सीक्वेंस भी होता है, और ये ज्यादातर इसमें जो डाटा है वो इन क्वांटिटेटिव नेचर होता है। कौन सी नेचर होता है? मसलन मैं ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूछ लूं या क्वालिफिकेशन पूछ लूं तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट 12 इयर्स, ग्रेजुएशन 16 इयर्स या 14 ईयर, और एमफिल पीएचडी 18 साल, इस तरह ये मैं आज दे दूं तो इसमें ये नंबर वाइज एजुकेशन आ रही है, समझदारी। ये भी इंटरवल रेशो में से होगा। ये याद रखें, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं ना, ऑर्डिनल में नॉमिनल वाली खूबियां भी हैं, इंटरवल में दोनों की खूबियां हैं। ये नहीं समझना आपने कि इसमें और इसमें फिर क्या फर्क हो गया, हर अगले लेवल में पिछले लोअर लेवल की खूबियां हैं, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो नॉमिनल सबसे लोअर लेवल है, उससे ऊपर कौन सा है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में नॉमिनल वाली सारी खूबियां पाई जाती हैं। नॉमिनल ऑर्डिनल वाली सारी खूबियां किसमें पाई जाती हैं? इंटरवल और रेशो में। तो कैटेगरीज भी हैं, कैटेगरीज का सीक्वेंस नॉमिनल में इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब में सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस है। नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए होगा और ऑर्डिनल भी क्वालिटेटिव के लिए होगा, बाकी वो दोनों किसके लिए हैं? क्वांटिटेटिव। नॉमिनल में मॉड ज्यादातर यूज होता है, उसमें मीडियन, इनमें कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी, मीन, मीडियन, मॉड, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होता है इसमें मीन। इधर भी ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? मीन। इंटरवल और रेशो में चेक कर लें, गलत ना लिखा हो, हाँ जी मीन ही है। उसके बाद इंटरवल डाटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये मेन फर्क है। रेशो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है। मसलन टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूं कि जी आपके शहर में नॉर्मली क्या टेम्परेचर रहता है, नॉर्मली क्या टेम्परेचर होता है, आपको पता है टेम्परेचर 0 भी होता है, टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है, और टेम्परेचर पॉजिटिव भी हो सकता है। किसका? बॉडी टेम्परेचर नहीं, जो आपके वेदर है, वेदर है जो आपके इलाका है उसके वेदर कंडीशन के मुताबिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंटरवल होगा। और अगर बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो बॉडी टेम्परेचर 0 से शुरू होता है, बॉडी टेम्परेचर माइनस नहीं होता। वैसे 0 पे बंदा डेथ काउंट होता है, समझ आ रही, डेड काउंट होता है। तो ये इसीलिए याद रखें, ये जो आपका रेशो डाटा होता है ये माइनस में इसकी कभी वैल्यू, इसकी माइनस में कभी कैटेगराइजेशन हो ही नहीं सकती। इंटरवल की कैटेगराइजेशन 0 भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकता है, और ये फर्क है बस इन दोनों में। इंटरवल और रेशो की आपस में सारी खूबियां सेम है, सिर्फ एक खूबी का फर्क है। इंटरवल डाटा कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, बट रेशो डाटा जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, कभी भी ये माइनस में नहीं होगा। यानी कोई सवाल ऐसा बन ही नहीं सकता है रेशो में जो माइनस में हो। अगर माइनस में है तो फिर वो रेशो से निकल के किस में चला जाएगा? इंटरवल में आ जाएगा। समझ आ रही है? तो नॉमिनल डाटा पे लगेगा मीन, सॉरी मॉड, ऑर्डिनल पे लगेगा मीडियन, बाकी दोनों पे क्या लगेगा? एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी अप्लाइड, बट मोस्टली
एनी मेजर कैन बी अप्लाइड, मीन भी लग सकता है, मीडियन भी लग सकता है, मॉड भी लग सकता है। समझ आ रही है? टेस्टिंग स्कोर बताओ माइनस में हो सकता है कि नहीं? मतलब आपके माइनस में आ सकता है। आई कैप के जो मार्क्स हैं वो माइनस में, तो आई कैप में या जीरो आएगा या जीरो से अबव, तो आई कैप में जो आपके मार्क्स होते हैं दैट आर रेशो। लेकिन अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट में जाएं विद नेगेटिव मार्किंग, जहां पे होती है नेगेटिव मार्किंग, जॉब टेस्ट होते हैं कई जिनमें उन्होंने कहा होता है कि अगर आपने वो गलती की तो आपके हर गलती के नंबर क्या होंगे, कटेंगे। तो तुसी सारा टेस्ट गलत कर रहा हो, ਤੁਹਾਡੇ माइनस नंबर आ जाने ने हैं। तो वो जो नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट होता है ना, वो फिर आपका इंटरवल है। उस टेस्ट में जितने भी सवाल हैं वो किस स्केल पे बने हुए हैं। और आई कैप का जो पेपर है उसके सवाल वो तो वैसे एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन वो रेशियो आपके आई कैप के मार्क्स या जीरो हो सकते हैं या प्लस में हो सकते हैं, कभी मार्क्स आपके माइनस में नहीं हो सकते। लेकिन कई ऐसे टेस्ट हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आईक्यू टेस्ट है सारे, वो माइनस के साथ होते हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ, उनमें रिजल्ट नेगेटिव में भी आ सकता है। वो जो बने हुए हैं फिर उनमें जो सवाल होते हैं जिसमें वो आपकी इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, आईक्यू को मेजर कर रहे हैं, वो फिर इंटरवल डेटा की मदद से हो रहा है। चलो बस, ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम नोट्स लेकर आना। मैरिज क्वांटिटेटिव भी हो सकती है मेल्स के लिए, नहीं भाई ये सवाल नहीं बनता। मैरिज या मैरिटल स्टेटस होता है, मैरिज नहीं होती। हाँ, कितनी शादियां की हैं ये एक सवाल है। आपने कितनी शादियां की है, मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रहा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आइदर आर यू मैरिड और अनमैरिड। मैंने ये तो पूछा ही नहीं पाया तुसी कितने ब्याह खड़काए ने, ये नहीं पूछा भाई। वो मैरिटल स्टेटस नहीं है, वो नंबर ऑफ मैरिजेस हैं।